भारत माता की जय नहीं बोलने पर एमआईएम विधायक वारिस पठान महाराष्ट्र विधानसभा से सस्पेंड। सदन में हुआ जोरदार हंगामा। होली से पहले महंगाई का रंग में भंग। डीजल पेट्रोल 3 रुपए और डीजल करीब 2 रुपए प्रति लीटर महंगा। आज रात से लागू होंगी नई कीमतें। माल्या के खिलाफ जांच में कूदी एक और एजेंसी। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने भी केस दर्ज किया। ईडी के बाद सीबीआई भी भेज सकती है समन। आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। बाजार में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी। निचले स्तरों से सेंसेक्स करीब 350 पॉइंट सुधरा। दिल्ली में 1 अप्रैल से BS3 टू व्हीलर्स का नहीं होगा रजिस्ट्रेशन। प्रदूषण में कमी लाने के लिए सरकार का फैसला। रॉयल एनफील्ड ने लॉन्च की स्पोर्टी लुक वाली एडवेंचर बाइक हिमालयन। कीमत 1,55,000 रुपए। और 7 समंदर पार बढ़ रही है मोदी की लोकप्रियता। अगले महीने लंदन के मैडम तुसाद म्यूजियम में लगेगी पीएम की प्रतिमा। तो आवाज एट 9 में सबसे पहले आपकी जेब से जुड़ी खबर। आम लोगों पर महंगाई की दोहरी मार पड़ी है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम 3 रुपए 7 पैसे तक बढ़ा दिए, जबकि डीजल की कीमत 1 रुपए 90 पैसे तक बढ़ गई है। ताजा बढ़त के बाद अब दिल्ली में पेट्रोल का दाम 59 रुपए 68 पैसे और डीजल का भाव 48 रुपए 33 पैसे हो जाएगा। नई दरें आज आधी रात से लागू होने वाली हैं। आपको बता दें कि पेट्रोल की कीमतों में 3 महीने में यह पहली बढ़त है, जबकि डीजल के दाम में यह लगातार तीसरी बढ़ोतरी है। तो चलिए इस खबर के बाद आज दिन की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। विजय माल्या को 18 मार्च को ईडी के सामने पेश होना होगा। 48 घंटे से भी कम समय का वक्त है, लेकिन वो पेश होंगे या नहीं, इस बारे में अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। तो विजय माल्या विदेश में है, लेकिन उनकी धड़कनें जरूर बढ़ी हुई होंगी। पैसे हड़पने से लेकर धोखाधड़ी तक एक साथ कई जांच एजेंसियां माल्या के खिलाफ जांच कर रही है। माल्या की जांच में एक और एजेंसी का नाम जुड़ गया है। हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि EOW यानी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने विजय माल्या के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। EOW आपराधिक मंशा के एंगल से भी जांच कर रही है और वह इस मामले में 17 बैंकों से भी पूछताछ करेगी। जांच के लिए एक कमेटी बनी है जो 18 मार्च तक अपनी रिपोर्ट दे सकती है। विजय माल्या की चौतरफा मुश्किलों के बीच सीबीआई भी महीने के आखिर तक माल्या मामले की जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इसके बाद अप्रैल के पहले हफ्ते में माल्या को समन भेजा जाएगा। सीबीआई ने सभी 17 बैंकों से किंगफिशर एयरलाइंस को लोन देने के दस्तावेज मांगे हैं और विजय माल्या के 5 बड़े सौदों की जांच की जा रही है। अप्रैल के पहले हफ्ते में सीबीआई विजय माल्या को समन भी भेज सकती है। इधर कल किंगफिशर हाउस की नीलामी होने वाली है। एसबीआई की अगुवाई में कल किंगफिशर हाउस को बचाने की प्रक्रिया शुरू होगी। ई ऑक्शन के जरिए किंगफिशर हाउस बेचा जाएगा। पिछले साल एसबीआई ने किंगफिशर हाउस पर कब्जा कर लिया था। किंगफिशर पर एसबीआई के करीब 1600 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। तो बैंकों के 9000 करोड़ हजम करने वाले माल्या लंदन में मस्त हैं। जांच एजेंसियों को चकमा देकर वो आराम से विदेश चले गए। 18 मार्च को उनको ईडी के सामने पेश होने का फरमान सुनाया गया है, लेकिन वो पेश होंगे या नहीं, इसे लेकर अभी तक कोई संकेत नहीं है। 18 मार्च माल्या के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि इसी दिन मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया फॉर्मूला ग्रां प्री की रेसिंग का भी प्रैक्टिस डे है। माल्या की अय्याशी किसी से छिपी नहीं है। शायद सवाल यही है कि 18 मार्च को क्या माल्या ईडी दफ्तर में नजर आएंगे या फिर F1 रेस में वो मेलबर्न में दिखाई देंगे। एक और अहम खबर आज दिन की। भारत माता पर अब हो रही एक तरह से महाभारत। देश में इन दिनों नारों पर दंगल चल रहा है। हिंदुस्तान जिंदाबाद और जय हिंद और भारत माता की जय को लेकर जंग की लकीर खींचती गई है। पहले AIMIM प्रमुख ओवैसी ने कहा कि कोई गले पर छुरी भी रख दे तब भी वो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। तो आज महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर MIM MLA वारिस पठान ने भारत माता की जय बोलने पर ऐतराज जताया, तो उन्हें बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। वारिस पठान ने मांग की है कि उनके निलंबन को वापस लिया जाना चाहिए। अपना सस्पेंशन का जो डिसीजन दिया है उस पर गौर करे, रिव्यू करे और मुझे इंसाफ दीजिए। मुझे इंसाफ चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। इधर महाराष्ट्र के संसदीय कार्य मंत्री गिरीश बापट ने वारिस पठान के निलंबन को सही बताया है।
वारिस पठान इनका निलंबन किया है और अगले अधिवेशन तक उनको मुंबई या नागपुर के किसी ही विधानसभा क्षेत्र में आने के लिए मना किया है। और भारत माता की जय मैं नहीं बोलूंगा, ऐसा उन्होंने खड़े होकर उधर कहा। सब सभागृह ने, सब पार्टियों ने उनका निषेध किया है। सदन के लिए ये काला दिन है। भारतीय जनता पार्टी ने ये मांग रखी जब एडवोकेट वारिस पठान एमआईएम के मेंबर, इन्होंने सदन में बात करते हुए बाद में ये कहा कि मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा। अभिव्यक्ति स्वातंत्र का फायदा उठाकर देश के विरोध में घोषणा देना या देश के समर्थन के विरोध में बोलना, ये भारतीय जनता पार्टी को कदापि मान्य नहीं। और इसके लिए हमने सदन में मांग की कि ऐसे सदस्य आज सदन में अगर है कि जो भारत माता की जय मैं नहीं कहूंगा, तो उनको देखकर देश में क्या संदेशा जाएगा, इसको ध्यान में रखकर उनका निलंबन होना चाहिए। ये मांग हमने रखी। हम सरकार का धन्यवाद देते हैं कि सरकार ने इस मांग को प्रस्ताव के स्वरूप सदन में रखा और सभी अन्य दलों ने उसको सहमति दी। तो इस पूरे मुद्दे पर एआईएम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो बात, मतलब एआईएमआईएम के महाराष्ट्र में जो 4 विधायक हैं, और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एआईएमआईएम के विधायक इम्तियाज जलील साहब। स्वागत है आपका जलील साहब यहाँ पर। तो आखिर आज किस मुद्दे पर महाराष्ट्र विधानसभा में इतना हंगामा हो गया कि बात यहाँ तक चली आई? भाजपा के कुछ नेताओं ने ये डिमांड करना शुरू कर दिया, मेरे बाजू जो मेरे कोलीग वारिस पठान थे, कि तुमको ये नारा लगाना होगा। ये जोर जब देते रहे तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं लगाऊंगा तुम्हारे बोलने के ऊपर। और हम ये बात यही कह रहे हैं कि इस देश के खिलाफ हम नहीं है, इस देश का जो राष्ट्रगीत है उसके खिलाफ नहीं है, इस देश का पूरा आदर सम्मान प्यार मोहब्बत इस देश से हम करते हैं, इसमें कहीं कोई वाद विवाद नहीं है। लेकिन सवाल ये होता है कि ये लोग कौन होते हैं कि हमें ये राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट देना है तो आपको ये नारा आपको लगाना पड़ेगा। अगर हमने नहीं कहा, अगर हमने कहा जय हिंद कहा, तो बोले नहीं जय हिंद नहीं, आपको यही बोलना पड़ेगा। जय हिंद भी तो साहब हम हिंदुस्तान की जय जयकार कर रहे हैं, जय भारत कह रहे हैं, तो नहीं आपको यही बोलना पड़ेगा। तो हमारे को विरोध इस बात का है कि आप लोग जो जबरदस्ती कर रहे हैं, उस जबरदस्ती को कैसा हम बर्दाश्त करेंगे। ये मुल्क जो है वो डेमोक्रेसी के तहत चलता है, यहाँ का एक संविधान है, उस संविधान के तहत ये चलता है। अगर उस संविधान को आप नहीं मानेंगे, यहाँ के कायदे कानून को नहीं मानेंगे, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने कानून का उल्लंघन किया है, आप जाइए, जाकर है तो केस रजिस्टर करिए। हम अदालत, क्योंकि अदालत हिंदुस्तान के अंदर सबसे सुप्रीम है, हम उसी को मानते हैं। तो इम्तियाज जी, आपके विधायक को इसलिए निलंबित यहाँ करना पड़ा क्योंकि उन पर आरोप है कि उन्होंने देश के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल किया। आप सदन में इतने जो अलग थलग पड़ गए क्योंकि कोई भी और आपके साथ नहीं आया यहाँ इस पर साथ, ये सबका एक कंबाइंड डिसीजन था कि उन्हें निलंबित किया जाए। इस पे क्या कहेंगे? सब असंसदीय हम पर यह आरोप लगाया रहा है कि हमने डेरोगेटरी असंसदीय भाषा का हमने इस्तेमाल किया है। देखिए, पार्लियामेंट हो या असेंबली हो, एक एक चीज रिकॉर्ड की जाती है। जब कोई बोलने के लिए खड़े रहता है तो हर चीज रिकॉर्ड की जाती है। अब हम उन्हें ये चुनौती देना चाहते हैं कि आप ये मीडिया के सामने बताइए कि हमने कौन सी ऐसी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया है। अगर हमने कहा कि हम आपके बोलने के ऊपर अगर हम नहीं करेंगे तो क्या ये असंसदीय हो गया है? भाई, डेमोक्रेसी है। हमने गए वहां पर जाकर हमने अध्यक्ष से मिले विधानसभा के, और उनसे हमने ये कहा कि आप हमें 2 मिनट दीजिए, हम जाके सदन के अंदर हमारी बात रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, सदन की पूरी भावना है, चाहे उसके अंदर कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, भाजपा हो, शिवसेना हो, सबकी भावना है कि हमारे एमएलए वारिस पठान को निलंबित किया जाए। सरकार उनकी है, उन्होंने वो कर दिया। तो यहाँ पर आप ये बताएं इम्तियाज जी कि जो पूरा मामला है, चाहे आपके प्रेसिडेंट हो पार्टी के, चाहे आपके सांसद हो, आपके विधायक हो, आप भारत माता की जय के मामले को इतना तूल क्यों दे रहे हैं? देखिए, हम आज तक कभी भी किसी भी नारे का हमने विरोध नहीं किया और ना हम आगे करेंगे। सवाल ये है कि जब जेएनयू की घटना हुई तो जेएनयू की घटना के बाद मोहन भागवत साहब ने ये कहा कि अब वक्त आया है देश के सामने कि नौजवान पीढ़ी को ये सिखाया जाए कि भारत माता की जय कैसी है।
मेरे हिसाब से इस मुल्क के हालात ऐसे नहीं है। हर कोई देशभक्त है यहाँ पर, लेकिन आप कौन होते हैं कि पूरे मुल्क का ठेका आपने लेके रखे हैं? हम इस बात का विरोध कर रहे हैं। हम जय हिंद कहते हैं, हम राष्ट्रगीत गाते हैं, हम जय भारत कहते हैं, मेरा भारत महान कहते हैं। नहीं, ये सब नहीं साहब। अगर ये आप बोलेंगे तो हमको नहीं पसंद है, आपको ये बोलना पड़ेगा। हम इस बात का विरोध कर रहे हैं कि आप जोर जबरदस्ती किसी के ऊपर नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल। राम कदम साहब भी यहाँ हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं, बीजेपी के नेता। आप बोलना चाह रहे थे राम कदम साहब, जो ये कह रहे हैं, तो हम अगर आपसे भी ये पूछें कि जब वो जय हिंद बोल रहे हैं, जय भारत बोल रहे हैं, जय महाराष्ट्र बोल रहे हैं, लेकिन ये भारत माता की जय पर ही इतना जोर क्यों? विपिन, मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि वो यदि जय हिंद कहते हैं, मेरा भारत महान कहते हैं, जय हिंदुस्तान कहते हैं, जय भारत कहते हैं, तो भी कोई आपत्ति नहीं थी। हम सारे के सारे लोग खुश थे। इम्तियाज जब सारे सदन के लोग इकट्ठे हो गए, क्योंकि दल के ऊपर, पार्टी के ऊपर अपना देश है, और वह भावना आज महाराष्ट्र के सदन में दिखाई दी। फिर कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रवादी हो, सारी पार्टियां इकट्ठे आ गई। मुझे आप बताइए कि जब 286 एमएलए एक साथ आते हैं तो इसका मतलब क्या है? ये जो आज जो इम्तियाज यहां पर बोल रहे हैं, वो जब सदन के अंदर दबाव आया तब जाकर के अब इनकी बोलती चेंज हो गई। सदन के भीतर भाई साहब इन्होंने क्या बोला? सदन के भीतर इन्होंने कहा कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, और उसी समय ये यदि कहते कि हम जय हिंद कह रहे हैं, हम जय भारत कह रहे हैं, हम भारत, मेरा भारत महान कह रहे हैं, भारत देश के प्रति अगर ये सद्भावना और प्रेम दिखाते तो सदन इनके विरोध में नहीं जाता। सदन इनके विरोध में कब गया कि तुम्हारी पार्टियों को सुर्खियों में लाने के लिए, इस प्रकार की चीप पब्लिसिटी पाने के लिए भारत देश को दांव पे लगा रहे हो। तो इनको अटल जी के उस भाषण को याद दिलाने की आवश्यकता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक मिनट क्यों जी, बोलिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि मरने के बाद, मौत के बाद अगर हमारी हड्डियां गंगा जल में फेंक दी गई और किसी ने कान लगाकर ध्यान से सुना तो एक ही आवाज सुनाई देगी, भारत माता की जय। इस बात को समझने की आवश्यकता है। ये खाते इस देश का है, पीते इस देश का है, इस मुल्क से विधायक करके चुन के आते हैं, पर इन पर भारत माता की जय बोलने में शर्म आती। जैसा वो कह रहे थे कि उन्होंने ऐसा कोई संसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, सारी चीजें रिकॉर्डिंग पर हैं। विपिन, मीडिया के सामने अब इम्तियाज झूठ कह रहे हैं। तब उन्होंने मेरा भारत महान कहा, ना उन्होंने जय हिंद कहा। यदि इन शब्दों का भी प्रयोग होता तो सदन इनके ऊपर आक्रामक नहीं होता। सदन क्यों आक्रामक हुआ है? क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग तब कैमरा के सामने कर रहे हैं। जब इनको पता चला कि सारा देश इनकी पार्टी को गद्दार कहेगा, इनकी पार्टी को सारा देश कहेगा कि तुम देशद्रोही हो, तब इन्होंने जाके शब्दों का प्रयोग कैमरा के सामने किया है। सदन के भीतर क्यों नहीं बोल पाए भाई साहब आप? तो चलिए, तो अब तो ये कह रहे हैं कि हम सब कुछ बोलने के लिए तैयार है, राष्ट्रगीत गाने के लिए भी तैयार है, बस ये एक चीज वो नहीं बोलना चाहते हैं। तो अब जब ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड आपके सामने भी बोला है, तो क्या जो ये निलंबन की मांग वापस करने की बात कह रहे हैं, ये सब हो जाएगा? ये बड़ा अच्छा होता, क्योंकि इम्तियाज एक अच्छे पत्रकार है, विद्वान व्यक्ति है। ये अपने साथी को, वारिस पठान को समझाते कि तुम वहां पे जय हिंद बोलो, तो भी सदन के सारे सहकारी साथी विधायक है, वो भी उनकी भावना का सम्मान करते हैं। पर सदन के भीतर ये नहीं हुआ। सदन के भीतर मगरूरी थी, सदन के भीतर वारिस पठान की मस्ती थी, और उसी मस्ती के साथ वो कहे जा रहा था, इस भारत देश का अपमान कर रहा था। उसको भारत माता की जय क्या होती है? सियाचिन में जो जवान खड़ा है उसको जाकर के पूछो। अब आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भारत माता की जय ही बोले। देश के प्रति अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग शब्दों में उसका प्रयोग किया जा सकता है। केवल देश के प्रति सम्मान व्यक्त करना, यही विषय था, और यही हमसे कह रहे थे। यही बात वो उर्दू में कहते, यही बात वो गुजराती में कहते, किसी और भाषा में कहते। आपत्ति कहां थी? आपत्ति तो केवल इतनी थी कि देश के प्रति सम्मानजनक बात कहो। उन्होंने एक भी शब्द देश के प्रति सम्मानजनक नहीं कहा, उसके बदले उन्होंने देश का अपमान होगा इन शब्दों में कहा कि मैं भारत माता की जय जयकार नहीं करूंगा। ये उन शहीदों का अपमान है जो सीमाओं पर लड़ते हैं, तो उन नौजवानों का अपमान है जो देश। कदम साहब यही बात की, अब जो कैमरे पे आके कहा, अगर वो सदन में कहेंगे तो आप लोग मान जाएंगे? फिर निश्चित तौर पे सदन के भीतर कहे, जो है सारे विधायकों ने सुना है सदन के भीतर आकर के, क्योंकि वारिस भी चुने हुए विधायक है, उनका भी सम्मान सदन करेगा।
केवल सदन की भावना यह है कि वो भारत माता के प्रति सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करें। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये एक विवाद का रूप अब यहाँ पर ले ही गया है, लेकिन इस तरह से विवाद आगे बढ़े शायद ये बहुत अच्छा नहीं होगा। लेकिन फिर भी राजनीतिक मंच है, इस पर चीजें रोज बदलती रहती हैं, रोज बयान बदलते रहते हैं, रोज नई बातें आती हैं, तो आगे देखना होगा किस रुख पर ये जाती है पूरी बातचीत। तो यहां पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे कि 7 समंदर पार भी बढ़ रही है मोदी की लोकप्रियता, मोदी मोह में कैसे फंसी मैडम तुसाद, देखिए आगे। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर एक और नया फरमान आ गया। अब दिल्ली में BS3 टू व्हीलर का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। दिल्ली में 1 अप्रैल से सिर्फ BS4 एमिशन नॉर्म्स वाले टू व्हीलर मॉडल्स ही रजिस्ट्रेशन हो पाएंगे। ये नियम गाड़ियों पर लागू होगा जो नई लॉन्च हो रही है। पर्यावरण को लेकर पहले ही दिल्ली में डीजल कारों पर सरकार कड़ा फैसला कर चुकी है और इसी सिलसिले में ये एक और फैसला है। इस फैसले पर विस्तार से बात करने के लिए अब हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह। तो रोहन, पूरा मामला क्या है? पहले तो ये था कि 1 साल की छूट मिलेगी, लेकिन अब ये हो गया है कि 1 अप्रैल से ही थोड़ा साफ करें। विपिन, ये पूरा मामला समय से पहले नियम को लागू करने का है। दिल्ली में जो टू व्हीलर्स के लिए BS4 का जो नियम था वो 1 अप्रैल के बाद से लागू होना है, यानी कि 1 अप्रैल के बाद से जो भी नए मॉडल्स लॉन्च होंगे उन्हें BS4 कंप्लायंट होना चाहिए। जो पहले से यानी 31 मार्च तक जिन मॉडल्स का लॉन्च हो चुका है उन्हें 1 साल का और वक्त दिया गया है इस नियम के हिसाब से, जो कि 2017 तक अपने इंजन में बदलाव लाके कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार क्या कह रही है, समय से पहले यानी पिछले कुछ समय में जितने भी नए लॉन्चेस हुए हैं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं कर रही है। और इसलिए जितनी टू व्हीलर कंपनियां जिन्होंने पिछले कुछ समय में अपने नए लॉन्चेस किए हैं उनके लिए मुसीबत खड़ी हो गई, क्योंकि लॉन्च तो हो गया, उनमें से कई बजाज हुई या फिर रॉयल एनफील्ड हुई, उन्होंने खासतौर पर दिल्ली को पहले चुना था अपने लॉन्च के लिए। लेकिन अब लॉन्च हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन RTO ऑफिस में रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जा रहा और उसके पीछे कोई कारण भी नहीं बताया जा रहा है। जी शुक्रिया। यहां आगे बढ़ेंगे, दिल्ली में लोग इस नए नियम पर क्या कह रहे हैं ये भी आपको सुना देते हैं। ये 2017 का टाइम है तो 2016 में करना गलत है और इससे हमारे सेल पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि जो स्टॉक खड़ा है वो सब हमारा बेकार हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है, तो इट्स बेटर कि ऐसा कुछ डिसीजन लिया जाए और मैं चाहता हूं कि ऐसा हो और होना चाहिए। सरकार को सिर्फ बाइक पर फोकस ना करके जो भी मेजर जो पोल्यूटेंट्स हैं ऐसी गाड़ियों को उन पर नकेल कसे, उनको रोड से किनारे करें। ज़्यादा मुझे लगता है कि स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए बाइक्स पे भी, क्योंकि जो बहुत पॉल्यूशन छोड़ती हैं बाइक्स उनको एटलीस्ट बंद करना चाहिए, उनको रोकना चाहिए, फिर उनका चेकअप करवाना चाहिए। सो इट्स बेटर फॉर अस, लाइक अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो अच्छा है हमारे लिए। बाइक से ज्यादा मेरे ख्याल से ट्रक्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एज कम्पेयर टू बाइक जो मोटर हैवी व्हीकल्स हैं वो बहुत ज्यादा जो है पोल्यूशन से दिल्ली में वो ज्यादा फैला रहे हैं। हम बात करते हैं बाजार की, जहां पर आज आखिरी घंटे में हमने शानदार रिकवरी देखी। आज बाजार खुलने के साथ ही दबाव बनता हुआ दिख रहा था। एक वक्त सेंसेक्स 300 पॉइंट से ज्यादा गिर गया था, लेकिन आखिरी घंटे में बाजार ने दोबारा दम दिखाया और सेंसेक्स 131 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुआ। आज निफ्टी भी 0.5% की बढ़त लेकर बंद हुआ, हालांकि ये 7500 के लेवल को पार नहीं कर पाया। और CNBC आवाज पर जल्द शुरू होने वाला है एडवाइजरी का सबसे बड़ा महासंग्राम। देखिए मार्केट एक्सपर्ट्स के इस महामुकाबले में कौन होंगे प्रो एडवाइजरी चैंपियन सीजन 1 का विजेता, किसे मिलेगा इंडिया का बेस्ट एनालिस्ट का खिताब। जानने के लिए डाउनलोड करें advisorymonday.com मोबाइल ऐप। अब आपके पास भी एक मौका 8 लाख रुपए तक के इनाम जीतने का। जानने के लिए advisorymonday.com मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। दर्शकों को रजिस्टर करने के लिए सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत नहीं है। जेट एयरवेज ने कल से छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट्स टर्मिनल 2 पर शिफ्ट कर दी है, लेकिन आधी अधूरी तैयारियों की वजह से यहां उतरने वाले यात्रियों को खासी परेशानी आ रही है। लोगों को जहां बैगेज काउंटर पर पहले से ज्यादा वक्त लग रहा है, वहीं T2 से बस और टैक्सी की कनेक्टिविटी भी बेहतर नहीं है। वीकेंड में यह समस्या और भी बड़ी हो सकती है। यात्रियों को होने वाली परेशानी का जायजा लिया है हमारी संवाददाता राधिका कुमार ने।
जेट एयरवेज ने अपने सारे डोमेस्टिक फ्लाइट यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट T2 पर शिफ्ट कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पहुंचकर ऐसे लग रहा है कि जिस तरह से तैयारी होनी चाहिए थी वो शायद नहीं हुई है। जिस बड़े पैमाने पर यहाँ पैसेंजर्स लोग पहुंच रहे हैं, उसी तरह लाइन ज्यादा लंबी होती जा रही है। और हमने अराइवल्स में भी जाकर लोगों से बात की, उनका ये कहना है कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट के मुकाबले यहाँ बैगेज कलेक्शन में, बैगेज क्लेम में उनको 20-25 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। इसके अलावा इस मामले में हमने एयरपोर्ट सिक्योरिटी CIFS से भी बात की। उन्होंने कहा कि जो एक्सपेक्टेशन था उससे करीब 1000 लोग ज्यादा यहाँ पहुंचे हैं, तो वीकेंड में वो अपने कैपेसिटी बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, सिक्योरिटी पर्सनल को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो मोटा मोटी यहाँ पैसेंजर्स का एक्सपीरियंस काफी ठीक ठाक रहा है और उनको ये लगता है कि टाइम तो उनका ज्यादा बच नहीं रहा है इस एयरपोर्ट के आने से। और उसके अलावा बैगेज क्लेम में और टैक्सी और ऑटो कनेक्टिविटी में ज्यादा दिक्कत हो रही है उनको। आगे बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास फंसते दिख रहे हैं। दरअसल दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने विश्वास के खिलाफ कथित छेड़छाड़ मामले में FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। कुमार विश्वास पर उनकी ही पार्टी की एक महिला वॉलंटियर ने 2014 में चुनाव प्रचार के दौरान छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। पुलिस ने भी इस मामले में जांच के दौरान सबूत न मिलने पर कोई कार्रवाई नहीं की है। उधर कुमार विश्वास का कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। अब जल्द ही लंदन वाले मोदी संग सेल्फी ले पाएंगे, वो भी बिन अपॉइंटमेंट के। मैडम तुसाद म्यूजियम में खुद मोदी हाथ जोड़कर ऐसे लोगों का स्वागत करते दिखेंगे। मैडम तुसाद को मोदी मोह। जी हां, मोदी की लोकप्रियता 7 समंदर पार भी बढ़ रही है। जल्द ही लंदन के मैडम तुसाद म्यूजियम में मोदी की मोम से बनी मूर्ति लगने वाली है। 1 महीने के भीतर मोदी की प्रतिमाएं लंदन, हांगकांग, बैंकॉक स्थित मैडम तुसाद म्यूजियम में लगाई जाएंगी। खबर है कि जनवरी में म्यूजियम के कलाकारों और विशेषज्ञों ने मोदी से उनके घर पर इस सिलसिले में मुलाकात भी की। मोदी ने म्यूजियम को दिए एक बयान में कहा है कि म्यूजियम में विश्व की बड़ी हस्तियों की प्रतिमाएं लगी हैं, लेकिन मैं खुद को इसके लायक नहीं मानता। लेकिन जब मुझे बताया गया कि आपने ये फैसला जनता की भावना का ख्याल रखते हुए किया है, तो मुझे तसल्ली हुई। बताया जा रहा है कि मोम की मूर्ति में मोदी अपने चिर परिचित कुर्ते में हाथ जुड़े हुए नजर आएंगे। म्यूजियम ने अपने फैसले को तर्कसंगत बताते हुए कहा कि मोदी विश्व राजनीति में अहम मुकाम रखते हैं। इस वक्त ट्विटर पर राष्ट्रपति ओबामा के बाद सबसे ज्यादा फॉलोवर मोदी के ही हैं। कुछ अन्य भारतीय जिनको मैडम तुसाद म्यूजियम में जगह मिली है, उनमें महात्मा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, करीना कपूर, ऋतिक रोशन और सचिन तेंदुलकर बड़े नाम हैं। मैडम तुसाद म्यूजियम की एक शाखा अगले साल दिल्ली में खुलने वाली है। आपको बता दें कि मोदी की मोम की प्रतिमा देश के कई शहरों में लग चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट। रॉयल एनफील्ड की खास बाइक हिमालयन का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। कंपनी ने अपनी एडवेंचर बाइक हिमालयन लॉन्च कर दी है। स्पोर्टी लुक और पावरफुल फीचर्स वाली इस बाइक की शोरूम कीमत मुंबई में 1,55,000 रुपए है। इस बाइक में 411 सीसी का एयर कूल्ड इंजन लगा और ये 6,500 RPM के साथ 24 से 24.5 bhp तक की पावर जनरेट कर देता है। इसका फ्रंट लुक बुलेट की दूसरी बाइक से काफी अलग है। रफ्तार और एडवेंचर ट्रिप पर जाने के शौकीनों के लिए ये सबसे पसंदीदा साबित हो सकती है। कल से इसकी बुकिंग भी शुरू होगी और इस महीने के आखिर तक बाइक्स की डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। और आवाज टाइम में आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।